अब हम लोग बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए से डीएनए बनने की जो प्रोसेस होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है कि वॉटसन एंड क्रिक ने एक स्कीम प्रोड्यूस की थी कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले नहीं दिया गया था। कुल 3 थ्योरीज दी गई थी। उन 3 थ्योरीज में अगर हम देखें तो 3 टाइप की थ्योरीज दी गई थी। पहली थी कंजर्वेटिव, दूसरी थी डिस्पर्सिव, तीसरी थी सेमी कंजर्वेटिव। अब तीनों हैं क्या, जरा देखिए। पहले सबसे पहले थ्योरी जो आई थी वो कंजर्वेटिव आई थी। कंजर्वेटिव में बताया गया कोई एक डीएनए है, वो डीएनए क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, जिससे एक नया डीएनए बनता है, एक पुराना डीएनए जैसा था वैसा ही रह जाता है। तो मीन्स एक जो डीएनए ब्रेकडाउन हुआ उससे एक पुराना डीएनए सेम वैसे ही बन गया और एक नया पता नहीं कहीं से आ गया। तो ये कंजर्वेटिव थ्योरी थी जो निगलेक्ट कर दी गई थी डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। उसके बाद में डिस्पर्सिव आई थी। डिस्पर्सिव में बोला गया कि कोई भी एक डीएनए है जब वो रेप्लिकेट करके नए डीएनए बनाता है तो दोनों बनने वाले नए डीएनए पुराने वाले की तरह नहीं होते बल्कि बिल्कुल नए तरीके से होते हैं। तो ये भी बोल दिया गया कि ये कैसी होती है, डिस्पर्सिव। ये कैसी है, डिस्पर्सिव। डिस्पर्टिव नहीं है, डिस्पर्सिव है। इसके बाद में जो थर्ड थ्योरी दी गई थी वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप की दी गई थी और इसमें बताया गया था कि जो डीएनए होता है वो सबसे के पहले क्या होता है, आधा आधा ब्रेकडाउन होता है। मींस जैसे डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड आधा आधा टूटेगा, आधा इधर साइड जाएगा, आधा इधर साइड जाएगा और ये जो आधा आधा गए हैं ये अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या करेंगे, बना लेंगे। मींस आधा डीएनए तो वो न्यू होगा और आधा डीएनए कैसा होगा, ओल्ड होगा। इस तरह का सेमी कंजर्वेटिव टाइप का जो मेथड्स है ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल हुआ था, जो वॉटसन एंड क्रिक ने भी एक्सेप्ट किया था, जो किसके द्वारा दिया गया था, मेल्सन और स्टाल्स के द्वारा भी इसको सपोर्टेड किया गया था। अगर हम बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, तो डीएनए रेप्लिकेशन को हम लोग 3 बेसिस पर देखेंगे। पहले कि डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप का आखिर होता क्या है, किस तरीके से किया गया था। दूसरा देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं और तीसरा देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस आखिर होती कैसी है। तो सबसे पहले हमने ले लिया एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, ले लिया कि किस तरीके से ये किया गया। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है वो किसने दिया था, मेल्सन और स्टाल्स, एक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1958 में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। किस एनिमल के अंदर परफॉर्म किया था, तो ई कोलाई के अंदर परफॉर्म किया था। जिसके बाद उन्होंने बताया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो किस टाइप की होती है, सेमी कंजर्वेटिव टाइप की होती है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर ई कोलाई को ग्रो कराया। जो कंटेनर के अंदर ई कोलाई को ग्रो कराया उसके अंदर कोई केमिकल था, बिल्कुल था, अमोनियम क्लोराइड केमिकल था, जिसमें अमोनियम में जो नाइट्रोजन होता है ये N15 टाइप की ली गई थी। मींस नाइट्रोजन नॉर्मल नाइट्रोजन नहीं थी, आइसोटोपिक नाइट्रोजन थी। उसके बाद कई जनरेशंस तक इसको ग्रो कराया। जब ये कई जनरेशन तक ग्रो करी तो इस ई कोलाई के डीएनए के अंदर हमारा क्या पहुंच गया, N15 नाइट्रोजन जे पहुंच गया। उसके बाद इन्होंने इस ई कोलाई को ग्रो करने दिया, नॉर्मली ग्रो जैसे करते वैसे करने दिया। अच्छा एक बात बताइए, नॉर्मल उसके अंदर N14 था, जब उसने डिवाइड करा और आपने N15 के अंदर रखा तो उसके एक स्ट्रैंड के अंदर क्या आ गया, N15 वाला आ गया। एक स्ट्रैंड कैसा रहा, N14 ही रहा। जबकि दूसरा वाला जो है वो बिल्कुल कैसे बन गए, एक न्यू एक पुराने, सिर्फ इसी तरीके से नया बनता रहा। एक टाइम ऐसा आया कि जब उन्होंने सेल को वापस किस मीडियम में ट्रांसफ़र किया, नॉर्मल मीडियम में ट्रांसफ़र किया, और इसके बाद उन्होंने क्या देखा कि N15 और N14 कितने रेशियो में प्रेजेंट है। इसको नापने के लिए उन्होंने जिस डेंसिटी ग्रेडियंट का यूज़ किया वो था सीजियम क्लोराइड। कौन सा था, सीजियम क्लोराइड था। जब उन्होंने डेंसिटी ग्रेडियंट के हिसाब से इनको नापा तो इन्होंने देखा कि जब डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है एक जनरेशन के बाद में, तो N15 और N14 जो होते हैं ये क्या होते हैं, अलग अलग डिवाइड होते हैं। मतलब ई कोलाई हर 20 मिनट में डिवाइड करेगा। जब ये डिवाइड करेगा तो N15 और N14 मीडियम भी जो नाइट्रोजन के हैं जो डीएनए के अंदर ई कोलाई के, वो भी डिवाइड करेंगे। जब उन्होंने नापा तो उन्होंने देखा कि जो कम्बिनेशन है, वो जो कम्बिनेशन है जो डीएनए का, जो पुराने डीएनए N15 वाला और N14 वाला जो न्यू है, इनका कम्बिनेशन जो है वो बार बार कैसा हो रहा है, चेंज हो रहा है। मींस पहले ये हाफ थे, फिर धीमे धीमे नए बन रहे हैं, फिर उससे जो पुराना होता जा रहा है वो और कम होता जा रहा है। मतलब कि जैसे अगर हम बोल दें कि हमारा पुराने डीएनए में N15 वाला जो है वो 100% है, डिवाइड हुआ 50% 50% में बट गया, नया आया तो नया क्या आ गया, हमारा N15 वाला आ गया, वो फिर डिवाइड होगा तो N14 वाला और कम रह जाएगा और कम हो जाएगा। तो इस तरीके से धीमे धीमे N14 वाला जो है वो कम होता जा रहा था।
सिमिलर एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया था वो टेलर और उनके कलीग्स ने परफॉर्म किया था, जिन्होंने किस ऑर्गेनिज्म के ऊपर किया था, विक्सिया फैबा के ऊपर यूज़ किया था इसको। अगर हम डेंसिटी ग्रेडियंट के हिसाब से देखें तो कुछ इस तरीके का हमको एग्जाम्पल दिखाई पड़ता है। सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, N15 वाला डीएनए लिया, उसको नॉर्मली ग्रो कराया, किसमें, N14 वाले में वापस ग्रो करा दिया। तो हमने देखा कि N15 का एक स्ट्रैंड है, एक हमारा कैसा है, N14 का स्ट्रैंड है। उसके बाद जब जनरेशन सेकंड आई तो हमने देखा कि N14 वाला जिसको हमने बाद में ग्रो कराया था वो पूरा का पूरा एक नया बन गए, वो पूरे कैसे बन गए, नए। और N15 का जो रेशियो है वो कैसा होता जा रहा है, कम। यहाँ पर 2 N14 के बन रहे हैं और N15 के आधे आधे ही केवल स्ट्रैंड रह गए हैं। मीन्स जो पुराना प्रपोर्शन है वो धीमे धीमे कम होता जा रहा है, जो नया प्रपोर्शन है वो धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है। ये किसने बताया था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो किसने दिया था, मेसन और स्टार्स ने दिया था। इसके बाद अगर हम एंजाइम्स की बात करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं, तो डीएनए रेप्लिकेशन में यूज़ होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम, क्योंकि डीएनए से डीएनए बन रहा है इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम यूज़ होता है, वो होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा होता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब थोड़ा देखते हैं, जैसे हमने बोल दिया डीएनए रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है, डीएनए से क्या बनना, डीएनए बनना, डीएनए से क्या बन रहा है, डीएनए बन रहा है। जो नया डीएनए बनता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, 5:3 होती है। ये डीएनए कहाँ बनेगा, न्यूक्लियस बनेगा। कब बनता है, जब न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। कौन सी फेज में, एस फेज में बनता है। अगर हम देखें तो प्रोकैरियोट में ये सेल डिवीजन से पहले बनता है, जबकि यूकैरियोट में एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन बनता है। अब बात करते हैं ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होती है डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस हमेशा ओराई सेंटर से स्टार्ट होती है, मतलब कि डीएनए जहाँ से खुलता है वो जगह उसकी क्या कहलाती है, ओराई सेंटर कहलाती है। उसके बाद में अगर हम देखें यूकैरियोट में एक ओराई सेंटर होता है, केवल एक जगह से डीएनए खुलता है, जबकि प्रोकैरियोट में कई सारे ओराई सेंटर्स होते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं। सबसे पहले एंजाइम यूज होता है हेलिकेज। कौन सा यूज होता है, हेलिकेज। ठीक, कौन सा होता है, हेलिकेज। जैसे डीएनए है, डीएनए को हमें क्या करना है, ओपन करना है। तो डीएनए को ओपन करने के लिए डीएनए का कहीं ना ऐसा है, ये पूरा हमारा डीएनए है, इस डीएनए को जब तक ओपन नहीं करेंगे तब तक नया डीएनए कैसे बनेगा। तो डीएनए को ओपन करने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है उसको बोलते हैं डीएनए हेलिकेज। डीएनए जब दो धागों को ओपन किया जाता है तो उनके बीच में क्या गांठ ना बन जाए, मतलब दोनों स्ट्रैंड आपस में उलझ ना जाए, जिस वजह से हम लोग क्या करते हैं, एक एंजाइम का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं टोपो आइसोमरेज। क्या बोलते हैं, टोपो आइसोमरेज, जिसका दूसरा नाम होता है गाइरेज। क्या नाम होता है, गाइरेज। टोपो आइसोमरेज या फिर क्या बोलते हैं उसको, गाइरेज बोलते हैं। जब हम डीएनए के स्ट्रैंड को ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे आप समझिए, मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ। जैसे ये हमारा मेन डीएनए स्ट्रैंड था, इस डीएनए स्ट्रैंड से ये यहाँ पर खुला, तो यहाँ पर जो एंजाइम खोलने में वर्क करता है उसको बोलते हैं हेलिकेज। कौन सा बोलते हैं, हेलिकेज। यहाँ पर ये बॉन्ड, ये टी ए से जुड़ेगा, जबरदस्ती जुड़ना चाहेगा तो हम क्या करते थे, इनको रोक देते हैं। जिसकी हेल्प से इनको रोकते हैं उसको बोलते हैं SSBP, सिंगल स्टैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन। ये सिंगल स्टैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन क्या होती हैं, आपस में इन दोनों को अटैच होने से रोकती हैं। ऊपर ट्रैक्शन ना हो, जिस वजह से यहाँ पर एक एंजाइम लग जाता है जिसको बोलते हैं टोपो आइसोमरेज। कौन सा बोलते हैं, टोपो आइसोमरेज। इसके बाद अब यहाँ से जो है वो डीएनए का नया स्ट्रैंड बनना स्टार्ट होगा। किस डायरेक्शन बनता है, 5:3 की डायरेक्शन में। तो 5:3 की डायरेक्शन में जब नया स्ट्रैंड बनता है, जो बन रहा है, तो उसको बनाने के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो उसके लिए एक प्राइमर लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं आरएनए प्राइमर। क्या बोलते हैं, आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर क्या करता है, आरएनए प्राइमर यहाँ पर आया, यहाँ पर पहले से ही बेसिस लगे होते हैं ATGC। आरएनए प्राइमर यहाँ पर आएगा, ये रेडीमेड प्राइमर्स होते हैं जो आर्टिफिशियली रूप से पहले से ही अवेलेबल होते हैं। ठीक, कहाँ पर, डीएनए में। तो ये आरएनए प्राइमर आएंगे, ये क्या करेंगे, यहाँ पर बाइंड हो जाएंगे और किस डायरेक्शन में जुड़ते हैं, हमेशा 5' पे जुड़ते हैं, और 5' से किस तरफ जाते हैं, 3' की तरफ जाते हैं। तो अब ये आरएनए प्राइमर ये डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। सी के बाद क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज थ्रेड जो आएगा वो कई सारे बेसिस को यहाँ पर आकर क्या कर देगा, अरेंज कर देगा। जैसे यहाँ पर सी है तो यहाँ पर जी ले आएगा, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर टी ले आएगा, यहाँ पर जी है तो यहाँ सी ले आएगा, यहाँ पर सी है तो वापस जी ले आएगा। इस तरीके से ये बनते हुए चले जाते हैं। ठीक, सेम इसी डायरेक्शन में आता है, लेकिन यहाँ पर जो बनते हैं ये कैसे बनते हैं, ये हाफ हाफ बनते हैं।
क्यों? क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन जैसे मैंने आपको बोला वो हमेशा किस डायरेक्शन में होता है, 5:3। चलो ये तो 3 वाला स्ट्रैंड था इसलिए बन गया, लेकिन ये तो भाई 5:3 खुद ही स्ट्रैंड है, तो यहाँ पर तो बनना चाहिए 3:5, यहाँ पर करना बनना चाहिए 3:5। लेकिन अब ये प्रोसेस यहाँ से इस डायरेक्शन में ना जाकर अब ये प्रोसेस कहाँ चलती है, इस डायरेक्शन में चलती है। तो यहाँ पर बनने वाला जो स्ट्रैंड होता है डीएनए का, जो नया बन रहा है स्ट्रैंड, इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड। जबकि इधर साइड जो स्ट्रैंड्स बनते हैं ये टूट कर थोड़े थोड़े ब्रेक होकर बनते हैं, इनको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड। इनका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। क्या बोलते हैं? ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट कुछ इस तरीके से बनते रहते हैं, और जब इस तरीके से बनते हैं तो इनको जोड़ने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है जिसको बोलते हैं डीएनए लाइगेज। क्या बोलते हैं? डीएनए लाइगेज। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कौन कौन से एंजाइम रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले डीएनए के ओपन किया है तो हेलिकेज, दोनों आपस में बेसेस ना जुड़ पाएँ जिसलिए सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन, ट्रैक्शन ना हो तो टोपोआइसोमरेज या गाइरेज। आरएनए प्राइमर जुड़ता है ताकि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो पाए, तो किस एंड पर जुड़ता है? 3' एंड पर जुड़ता है। उसके बाद में न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेशन मींस जो डीएनए पॉलीमरेज थ्रेड कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स को लाकर डीएनए के स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर जोड़ेगा, उसके लिए न्यूक्लियोटाइड को एक्टिवेट करना होगा जो वहाँ पर पड़े हुए हैं, तो उनको एक्टिवेट करने के लिए न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेशन चाहिए होता है। डीएनए सही तरीके से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है इसके लिए कौन चाहिए होता है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अगर मान लीजिए कोई स्ट्रैंड, जैसे मान लीजिए डीएनए में जैसे हमने ये बोल दिया ये वाला स्ट्रैंड सही तरीके से नहीं जुड़ा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सी को यहाँ पर जी से जुड़ना चाहिए था, यहाँ पर जी की जगह टी आया, तो इसको चेक करने का काम कौन करता है? इसको चेक करने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो ये सभी एंजाइम्स होते हैं। शॉर्ट में अगर हम देखें तो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में जितने भी एंजाइम चाहिए होते हैं इनको एक साथ हम लोग बोल देते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोल देते हैं, जो 1 सेकंड में कितने बेस पेयर को बनाने का काम करता है? 2000 बेस पेयर को बनाने का काम करता है। उसके बाद में डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस जो ई कोलाई के अंदर कितने मिनट में कंप्लीट हो जाती है? 38 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ई कोलाई की एक सेल में कितने बेस पेयर होते हैं? 4.6 × 10⁻⁶। ये आप लोगों ने कल निकाला भी था। जबकि ह्यूमन जीनोम के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं? 6.6 × 10⁻9 बेस पेयर होते हैं। इसके बाद हेलिकेज अनबाइंडिंग के लिए होता है, डीएनए लाइगेज ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट को जोड़ने के लिए होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था। अब बात वही चीज़ जो हम लोगों ने पढ़ी थी, किस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट जहाँ से होती है उसको ओराई सेंटर बोलते हैं या ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। सबसे पहले क्या जाएगा? डीएनए हेलिकेज जाएगा, जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को क्या कर देगा? अनवाइंड कर देगा। दोनों स्ट्रैंड जो अनवाइंड होंगे वहाँ पर कौन? सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन लग जाएगी ताकि ये दोनों स्ट्रैंड जो है वो आपस में मिल ना पाए। रेप्लिकेशन फॉर्क जो है वो वाई शेप हो जाएगा, मीन्स इस तरीके का वाई शेप हो जाएगा, और यहाँ पर एक एंजाइम जाकर लग जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं टोपोआइसोमरेज। क्या बोलते हैं? टोपोआइसोमरेज। नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी एलोंगेशन। एलोंगेशन में जो स्ट्रैंड ये पुराने वाले हैं इनके अगेंस्ट नया स्ट्रैंड बनना स्टार्ट होगा, लेकिन स्टार्ट करने की प्रोसेस कौन करता है? आरएनए प्राइमर करता है। कौन करता है? आरएनए प्राइमर, जो कितने न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है? 10 से 60 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज जो होते हैं वो एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पर लाकर अरेंज करते रहते हैं डीएनए पॉलीमरेज थ्रेड, और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इनको क्या करता है? चेक करता है। यहाँ पर जो फ्रैगमेंट ये हमेशा डीएनए जो बनता है इसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, इसको लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ये लैगिंग स्ट्रैंड ब्रेक छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, और ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं? आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, जिस एंजाइम की सहायता से ज्वाइंट होते हैं उसको बोलते हैं डीएनए लाइगेज। तो ये हमारा पूरी प्रोसेस कौन सी है? डीएनए रेप्लिकेशन।